अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। क्या कुछ खास है आज के हमारे इस कार्यक्रम में, आइए जानने के लिए शुरुआत करते हैं हमारे इस अंक की। कृषि मशीनीकरण से किसानों की आय और कृषि अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा, धन किया गया जारी विभिन्न राज्यों को। कृषि निर्यात में भारत की शानदार वृद्धि, 2020-21 में 17.34% की हुई बढ़ोतरी। भारतीय आम संवर्धन कार्यक्रम बहरीन में शुरू, पश्चिम बंगाल और बिहार के आमों की किस्मों के साथ 16 किस्मों की लगाई गई प्रदर्शनी। किसान अब सब्जियों के साथ साथ खेतों में उगा सकेंगे बिजली भी। पद्मश्री किसान की सफलता की गाथा। आइए अब समाचार विस्तार से। कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाया जाएगा। बता दें आपको कि कृषि मशीनीकरण से किसानों की आय और कृषि अर्थव्यवस्था को और भी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। बता दें, इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों के लिए कस्टम हायरिंग केंद्र और साथ ही साथ उच्च तकनीक केंद्र और फार्म मशीनरी बैंक आदि के लिए धन जारी किया गया है। और क्या कुछ खास है इस योजना के अंतर्गत, आइए जानने के लिए नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। भारत सरकार ने कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन योजना के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाने के लिए कृषि मशीनीकरण से संबंधित विभिन्न गतिविधियों जैसे कस्टम हायरिंग केंद्र, फार्म मशीनरी बैंक, हाईटेक हब की स्थापना और विभिन्न कृषि मशीनरी आदि के वितरण के लिए विभिन्न राज्यों को धन जारी किया है। SMAM योजना के अंतर्गत 2014-15 से 2020-21 तक की अवधि के दौरान कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा मध्य प्रदेश को 288 करोड़ 24 लाख रुपए की राशि, आंध्र प्रदेश को 621 करोड़ 23 लाख रुपए, तमिलनाडु को 421 करोड़ 65 लाख रुपए, केरल को 89 करोड़ 94 लाख रुपए, अरुणाचल प्रदेश को 36 करोड़ 36 लाख रुपए, मणिपुर को 61 करोड़ 5 लाख रुपए, नागालैंड को 110 करोड़ 5 लाख रुपए, त्रिपुरा को 121 करोड़ 12 लाख रुपए, उत्तर प्रदेश को 294 करोड़ 74 लाख रुपए, उत्तराखंड को 182 करोड़ 5 लाख रुपए और पश्चिम बंगाल को 53 करोड़ 81 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने छोटे और सीमांत किसानों व कम कृषि शक्ति की उपलब्धता वाले क्षेत्रों तथा दुर्गम क्षेत्रों को कृषि मशीनीकरण की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से 2014-15 में कृषि मशीनीकरण पर एक उप मिशन शुरू किया। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि छोटे और खंडित जोत व व्यक्तिगत स्वामित्व की उच्च लागत के कारण बड़े आकार की प्रतिकूल अर्थव्यवस्थाओं को संतुलित करने के लिए कस्टम हायरिंग केंद्रों और उच्च मूल्य की मशीनों के उच्च तकनीक हब को बढ़ावा दिया जाए। प्रदर्शन और क्षमता निर्माण गतिविधियों के माध्यम से हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा हो और देश भर में बने निर्दिष्ट परीक्षण केंद्रों पर कृषि मशीनों के प्रदर्शन, परीक्षण और प्रमाणन को सुनिश्चित किया जा सके। कोरोना
महामारी से जूझ रहे हमारे देश भारत ने वर्ष 2020-21 में कृषि निर्यात में शानदार वृद्धि की है। जी हां, आपको बता दें कि इसमें लगभग 17.34% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। क्या कुछ खास हुआ है इस क्षेत्र में, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। पिछले 3 साल के दौरान कृषि निर्यात में कोई खास बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली थी। 2017-18 में ये 38 अरब 43 करोड़, 2018-19 में 38 अरब 74 करोड़ और 2019-20 में 35 अरब 16 करोड़ डॉलर रहा। 2020-21 के दौरान निर्यात 17.34% उछलकर 41 अरब 25 करोड़ डॉलर हो गया है। इनमें समुद्री और बागान के उत्पाद भी शामिल है। रुपए के लिहाज से निर्यात बढ़ोतरी 22.62% रही। आयात की बात करें तो 2019-20 के दौरान कृषि और संबद्ध आयात 20 अरब 64 करोड़ डॉलर और 2020-21 में 20 अरब 67 करोड़ डॉलर रहा। यानी कृषि क्षेत्र में भारत का निर्यात आयात से कहीं ज्यादा है। पहले ये संतुलन 14 अरब 51 करोड़ डॉलर से बढ़कर 20 अरब 58 करोड़ डॉलर हो गया है। कोरोना काल में भारत ने बढ़ी हुई मांग का लाभ उठाया है। इस दौरान अनाजों के निर्यात में भारी इजाफा देखा गया, जिसमें गैर बासमती चावल का निर्यात 136.04% बढ़कर 4 अरब 79,45,400 डॉलर का रहा। गेहूं का निर्यात 774% से भी ज्यादा बढ़कर 54 करोड़ 91,60,000 डॉलर का रहा। बाजरा, मक्का और दूसरे मोटे अनाज का निर्यात 238.28% बढ़कर 69 करोड़ 41,40,000 डॉलर का रहा। कृषि संबंधी दूसरे उत्पादों की बात करें तो ऑयल मिल में 90.28%, चीनी में 41.88%, कच्ची कपास में 79.43%, ताजी सब्जियों में 10.71% और वनस्पति तेल में 254.39% की बढ़ोतरी देखी गई। उपचारात्मक गुणों से भरपूर अदरक, काली मिर्च, दालचीनी, इलायची, हल्दी और केसर जैसे मसालों के निर्यात में भी भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 2020-21 के दौरान काली मिर्च के निर्यात में 28.72%, दालचीनी में 64.47%, जायफल, जावित्री और इलायची के निर्यात में 132.03% की बढ़ोतरी हुई। इस तरह 2020-21 के दौरान मसालों का कुल निर्यात करीब 4 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर जा पहुंचा है। जैविक उत्पादों के निर्यात में भी बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। 2019-20 में 68 करोड़ 90 लाख डॉलर का निर्यात रहा था, जो 50.94% बढ़कर अब 1 अरब 4 करोड़ डॉलर हो गया है। जैविक निर्यातों में ऑयल केक, तिलहन, अनाज और बाजरे के अलावा मसाले, छौंक, चाय, औषधीय पादप उत्पाद, सूखे मेवे, चीनी, दलहन और कॉफी भी शामिल है। आपको बता दें कि भारत के कृषि उत्पादों के सबसे बड़े बाजारों में अमेरिका, चीन, बांग्लादेश, यूएई, वियतनाम, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, नेपाल, ईरान और मलेशिया शामिल है। इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से
सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का फिर से स्वागत है। किसान भाइयों बहनों, बता दें आपको कि बहरीन में हाल ही में भारतीय आम संवर्धन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। हफ्ता भर चलने वाले इस कार्यक्रम में बता दें आपको कि पश्चिम बंगाल और बिहार के आमों की किस्मों के साथ साथ 16 अन्य किस्मों की प्रदर्शनी लगाई गई है। और क्या कुछ खास है इस प्रदर्शनी में, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। बहरीन में सप्ताह भर चलने वाला भारतीय आम संवर्धन कार्यक्रम आरंभ हुआ। पश्चिम बंगाल और बिहार की 3 जीआई प्रमाणित किस्मों सहित आम की 16 किस्में स्टोरों में प्रदर्शित की जा रही है, जहां पश्चिम बंगाल की खिरसापति एवं लक्ष्मण भोग और बिहार का जर्दालू आम की 3 जीआई प्रमाणित किस्मों सहित आम की 16 किस्में प्रदर्शित की जा रही है। इन आमों की किस्मों को वर्तमान में बहरीन में ग्रुप के 13 स्टोरों के जरिए बेचा जा रहा है। इन आमों को एपिडा पंजीकृत निर्यातक द्वारा बंगाल एवं बिहार से प्राप्त किया गया था। एपिडा गैर पारंपरिक क्षेत्रों तथा राज्यों से आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाता रहा है। एपिडा आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वर्चुअल क्रेता विक्रेता बैठकों तथा उत्सवों का आयोजन करता रहा है। हाल ही में इसने जर्मनी के बर्लिन में आम महोत्सव का आयोजन किया था। इस सीजन में पहली बार भारत ने हाल ही में आंध्र प्रदेश के कृष्णा एवं चित्तूर जिलों के किसानों से प्राप्त भौगोलिक जीआई प्रमाणित बनगनापल्ली तथा दूसरी किस्म सुवर्ण रेखा आमों की 2.5 मीट्रिक टन की एक खेप निर्यात की है। भारत में अधिकांश राज्यों में आमों के बागान हैं, पर उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक राज्यों की फल के कुल उत्पादन में बड़ी हिस्सेदारी है। अल्फोंसो, केसर, तोतापरी तथा बनगनपल्ली भारत की अग्रणी निर्यात किस्में हैं। आमों का निर्यात मुख्य रूप से 3 रूपों में होता है: ताजे आम का गुदा और आम के स्लाइस। आमों को एपिडा पंजीकृत पैक हाउस सुविधा केंद्रों द्वारा प्रोसेस किया जाता है और उसके बाद मिडल ईस्ट, यूरोपीय संघ, जापान तथा दक्षिण कोरिया सहित विभिन्न क्षेत्रों तथा देशों में निर्यात किया जाता है। किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में हम आपको एक रोचक जानकारी देने वाले हैं। अभी तक आपने किसानों को खेतों में सब्जियां, फल और अनाज उगाते तो देखा है, लेकिन अब बिजली उगाना भी संभव हो पाएगा। जी हाँ, ये किस तरह से संभव हो सकता है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। दिल्ली में मुख्यमंत्री कृषि आय बढ़ोतरी परियोजना चल रही है। इसी के तहत सोलर इकाई स्थापित करने का काम शुरू किया गया है। देश में अपनी तरह की ये पहली परियोजना है। इसके अंतर्गत जमीन से 10 से 15 फीट की ऊंचाई पर सोलर पैनल स्थापित किए जाएंगे और उनके नीचे खेती पहले की तरह होती रहेगी। सोलर पैनलों से जो बिजली उत्पन्न होगी, उससे न सिर्फ किसान अपने कृषि कार्य कर सकेंगे, बल्कि बची बिजली को विद्युत कंपनियां खरीद लेंगी। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इस जो सिस्टम है, सोलर सिस्टम, ये हमारे यहाँ जो 110 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाया गया है, जिससे कि लगभग जब अभी गर्मी के मौसम में जो हमारा डे लेंथ बहुत लंबा होता है, तो हम लगभग 350 से 400 यूनिट जो है प्रतिदिन उत्पादन करते हैं और ग्रिड को भेजते हैं। तो उसी तरह किसान भाई भी अगर इस तरह के सिस्टम लगाते हैं तो उनको भी ये फ़ायदा निश्चित तौर पर मिलेगा। तो इसमें यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने सोलर सिस्टम के साथ साथ भिंडी, करेला, घिया, तोरी, इन और जो हमारा बीच का जगह है उसमें हमने पालक भी लगाया है। तो इन क्षेत्रों में ऐसा नहीं है कि इस सिस्टम को लगाने के बाद किसान भाई को खेती करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें बाहर में भी इसके क्रॉप लगाए गए हैं और इसके अंदर भी क्रॉप लगाए गए हैं। तो बाहर और अंदर क्रॉप लगाने का पर्पज़ ये है कि हम जो बाहर में फसल हो रही है उसका भी एनालिसिस करेंगे और इसके अंदर जो क्रॉप हुई है उसमें का भी हम एनालिसिस करेंगे। इस तरह किसानों को कृषि के अलावा अतिरिक्त आमदनी मिल सकेगी। ये परियोजना किसानों की आय दोगुनी करने में भी मददगार साबित हो सकती है। उम्मीद है कि इस तरह के एक संयंत्र से किसान को 6 लाख रुपए की सालाना आमदनी हो जाएगी।
कि जो ट्रेडिशनल फार्मिंग किसान कर रहे हैं, इससे हट के ये सिस्टम में ऐसा हमें देखने को महसूस हो रहा है कि अगर ट्रेडिशनल फार्मिंग बाहर में करते हैं, इसमें हम अपने तरीके से, विशेष तरीके से जो अच्छे उत्पादन देने वाली, खासकर से फूलों की खेती, सब्जियों की खेती हम इसमें अपना के और अच्छी आमदनी भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ लगभग 1 लाख रुपये तक के प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी ये सोलर सिस्टम के माध्यम से अपनी अतिरिक्त आय भी अर्जित कर सकते हैं। दिल्ली के कृषि विज्ञान केंद्र में स्थापित हो रहा ये संयंत्र प्रदर्शन के लिए है। जब ये संयंत्र काम करना शुरू कर देगा तो इसे किसानों को दिखाया जाएगा ताकि वो अपने खेतों में इसे लगाने के लिए प्रेरित हो सके। इस संयंत्र से 110 किलोवाट बिजली उत्पन्न हो सकेगी। उम्मीद है कि फरवरी 2022 से ये पूरी तरह काम करना शुरू कर देगा। इससे कृषि विज्ञान केंद्र उजवा, राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान और नेफेड के कार्यालय को बिजली दी जाएगी। देश में पहली बार ऐसी परियोजना का स्थापना किया गया है। यह एक पायलट प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है कि इस परियोजना की जो है सफलता पे के बाद किसानों को सब्सिडी के माध्यम से उनको दिया जाएगा। दिल्ली में किसानों की जोत की जमीन लगातार कम हो रही है, जिसका सीधा असर उनकी आमदनी पर पड़ रहा है। यही वजह है कि किसान खेती की जमीन निर्माण कार्यों के लिए बेच रहे हैं। ये सोलर परियोजना न सिर्फ उनकी आय बढ़ाएगी बल्कि दिल्ली के हरित क्षेत्र को भी बचाएगी। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आपका हिम्मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है एक सफल किसान से मुलाकात करने का। जी हां, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे मध्य प्रदेश के खरगोन के मोहन सिंह सिसोदिया से। जी हां, इन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है और इनकी सफलता से प्रेरित होकर कई किसान आत्मनिर्भरता की ओर अपने कदम भी बढ़ा रहे हैं। उनके इसी सराहनीय योगदान के चलते भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया है। आइए मुलाकात करते हैं इनसे, जानते हैं क्या है इनकी कामयाबी की कहानी। मध्य प्रदेश के खरगोन में रहने वाले मोहन सिंह सिसोदिया ने किसानों के बीच अपनी बेहतर छवि बनाई है। मोहन सिंह सिसोदिया की आयु अभी 38 वर्ष है और उन्होंने अपने और अपने परिवार के लिए सम्मानजनक काम किया है। सिसोदिया ने 1997 में खरगोन से उच्च माध्यमिक पास की। इसके बाद खेती करने लगे। साथ ही आत्मनिर्भरता की ललक ने उन्हें स्वनियोजित बनने के लिए प्रेरित किया। इस विचार ने उन्हें किसानों के लिए अच्छी गुणवत्ता के उत्पादन और आपूर्ति के लिए 2007 में वेदश्री बीज उत्पादक सहकारी संस्था नामक किसानों के एक समूह बनाने और पंजीकरण करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि शुरुआत में अनुभव की कमी और अन्य सदस्यों के असहयोग के कारण वो असफल रहे। इस संबंध में मोहन सिंह सिसोदिया ने 2011 में खरगोन के कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से मुलाकात की। उन्होंने समूह के सामने आ रही समस्याओं के बारे में बताया। सिंह को कृषि विज्ञान केंद्र का पूरा समर्थन मिला। कुछ समय बाद उनके जीवन में नया मोड़ आया जब कृषि विज्ञान केंद्र ने किसानों को प्रसार गतिविधियों से संबंधित प्रशिक्षण देने के साथ साथ उनके गांव को गोद लिया। ये बेहद सुनहरा अवसर था। सिसोदिया ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समर्पण भाव रखा और जी तोड़ मेहनत की। उनके पास 2017 में दुनिया के साथ साझा करने के लिए कई बेहतरीन कहानियां थी।
सिसोदिया ने कई उपलब्धियां हासिल की। व्यवसाय की सुगमता के लिए उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार से लाइसेंस लेकर उद्यम स्थापित किया। प्रतिष्ठित संगठनों जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान इंदौर, राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर और मध्य प्रदेश बीज संघ से गेहूं, चना और सोयाबीन की उच्च पैदावार वाली ब्रीडर यानी फाउंडेशन बीज प्राप्त किया। सिसोदिया ने खरगोन जिले के 25 गांवों से लगभग 500 किसानों को संगठित किया और आज वो 2500 एकड़ जमीन में बीज उत्पादन कर रहे हैं। उन्होंने अपने गांव में प्रसंस्करण और पैकेजिंग सुविधा वाले बीज प्रसंस्करण संयंत्र में ग्रेडर, ग्रेविटी सेपरेटर, डेस्टोनेटर, बीज ट्रीटर, 3000 मीट्रिक टन की स्टोरेज क्षमता वाली स्वतः वजन और बैगिंग मशीन यूनिट के साथ साथ सदस्य किसानों से प्राप्त बीज को संसाधित किया। इस प्रक्रिया में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, IDBI, सहकारी बैंक और नाबार्ड से प्राप्त कुल 2 करोड़ रुपए का ऋण शामिल था। 2011 में कुल 86 पंजीकृत किसान थे और कुल बीज उत्पादन 1109 क्विंटल रहा। 2017 में पंजीकृत किसानों की संख्या 500 तक जा पहुंची और बीज उत्पादन भी बढ़कर 22,314 क्विंटल हो गया। इस संयंत्र ने क्षेत्र में सबसे अच्छे बीज प्रसंस्करण संयंत्र के रूप में काम किया। सिसोदिया द्वारा उत्पादित बीजों की सर्वोत्तम गुणवत्ता के बारे में जानते हुए एक बीज कंपनी ने 2016 में 5000 क्विंटल हाई 1544 गेहूं के बीज का उत्पादन करने के लिए समझौता किया। सिसोदिया न केवल सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता वाले गेहूं के बीज बनाने के लिए अपने लोकप्रिय ब्रांड के निर्माण में सफल रहे, बल्कि 46 कुशल मजदूरों को रोजगार के अवसर प्रदान करने में भी सफल रहे, जो अब अपने और अपने परिवारों के लिए रोटी कमाने में सक्षम हैं। अब सिसोदिया का उद्यम आसपास के लगभग 100 गांवों तक फैल गया है और उनसे 2000 से भी अधिक किसान जुड़ गए हैं। सिसोदिया का सालाना कारोबार 6 करोड़ 26 लाख रुपए तक जा पहुंचा है, जिससे हर साल 16,18,000 रुपए का शुद्ध लाभ हो रहा है। मोहन सिंह सिसोदिया ने किसानों के लिए मिसाल कायम की है, रोजगार के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त किया है। यूं कहा जाए कि उन्नति का दरवाजा खोला है। सिसोदिया ने जो काम किए हैं उससे प्रेरणा लेकर खरगोन ही नहीं, दूसरे इलाकों के किसान भी उन्नत खेती करने लगे हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारा देश भारत इस समय कोरोना महामारी से जूझ रहा है और धीरे धीरे इसमें सुधार भी हो रहा है और ऐसे में जरूरी है कि लगातार हम कुछ सावधानियां जरूर बरतते रहें जब भी हम खेती किसानी के कार्य कर रहे हैं। किस तरह की सावधानियां आपको बरतने की जरूरत है, क्या दिशा निर्देश हमारी सरकार द्वारा और ICAR द्वारा हमारे किसानों को दिए जा रहे हैं, आइए जानते हैं। किसान फसल भी काटेंगे और फिर उसे बाजार भी लेकर जाएंगे। ये ऐसे काम है जिन्हें कोरोना संकट के बीच भी टाला नहीं जा सकता। किसानों का काम भी चलता रहे और बीमारी का फैलाव भी ना हो, इसके लिए कई तरह की सावधानियां अन्नदाता को अपनानी होंगी, जैसे बार बार साबुन से हाथ धोना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, चेहरे पर मास्क लगाना, औजारों और मशीनों की साफ सफाई का ख्याल रखना, यानी मशीनों को सैनिटाइज करते रहे। इसी तरह परिवहन वाहनों, जूट बोरों या दूसरे पैकेजिंग सामान को भी इस्तेमाल से पहले सैनिटाइज करें। बेहतर होगा कि ज्यादातर काम मशीनों से किया जाए और मशीन के पास केवल आवश्यक संख्या में ही मजदूरों को जाने दिया जाए। जिन हिस्सों में कटाई या चुनाई का काम हाथों से हो रहा है, वहाँ 4 से 5 फीट की पट्टियों में काम करें। इससे मजदूरों के बीच दूरी बनाने में मदद मिलेगी। जहाँ तक संभव हो, कृषि कार्य समय अंतराल पर करें ताकि बहुत ज्यादा मजदूर इकट्ठा ना हो। काम पर जाने पहचाने लोगों को ही लगाए और उनसे भी जरूरी पूछताछ कर ले ताकि संदिग्ध या विषाणु वाहक शख्स से बचा जा सके। कटाई के बाद फसल का संग्रहण 3 से 4 फीट की दूरी पर छोटी छोटी ढेरियों में किया जा सकता है। साथ ही खेत के स्तर पर प्रसंस्करण के दौरान प्रति ढेरी 1 से 2 व्यक्तियों दिया जाना चाहिए। गेहूं, मक्का और मूंगफली के लिए उपयोग में लाए जाने वाले थ्रेशर की भी उचित साफ सफाई करें। मशीनों के जिन हिस्सों को बार बार हाथ से छूने की जरूरत पड़ती हो, उन्हें साबुन से धोते रहें।
तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत। हम उम्मीद करते हैं हमारे कार्यक्रम के माध्यम से जो भी जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं उससे आप जरूर लाभान्वित होंगे। अगले अंक में करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।